नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे अर्थ की 2022 से 23। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वीडियो, कंप्लीट वीडियो को अंत तक जरूर देखें। तो चलिए स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन के साथ। पहला क्वेश्चन है दोस्तों, मार्च 2022 में भारत ने चालू वित्त वर्ष 2021 से 22 में कितने अरब डॉलर के सामान का निर्यात कर नया रिकॉर्ड बनाया। यानी कि भारत ने कितने डॉलरों का दोस्तों एक्सपोर्ट किया था, जो अब तक का पहला मील का पत्थर साबित हुआ है दोस्तों। तो दोस्तों इंडिया ने हिस्ट्री बनाई है दोस्तों। कुल मिला के अगर मैं बात करूं तो 400 अरब डॉलर, या इसे इंग्लिश में कह दूं 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया है वित्त वर्ष कितना 2021 से 22 में। यानी कि बात करूं अप्रैल 2021 से लेके और मार्च 2022 तक, अभी मार्च पूरा कंप्लीट नहीं हुआ, 23-24 मार्च तक ही दोस्तों एक भारत ने नया रिकॉर्ड बना लिया था इतना निर्यात का। यानी कि भारत ने जितना भी सामान बनाया है इंडिया में उसका निर्यात, जैसे प्रमुख निर्यात उत्पाद हैं पेट्रोलियम है, इलेक्ट्रॉनिक है, इंजीनियर है, चमड़ा है, कॉफ़ी है, प्लास्टिक, ये जितने भी दोस्तों उत्पाद हैं इनका एक्सपोर्ट किया गया। और इन कितने अरब डॉलर का एक्सपोर्ट था, ये 400 अरब डॉलर का या 400 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था दोस्तों। इसमें एक चीज़ याद रखना, इसमें दोस्तों सर्विस इसमें यूज़ नहीं की गई। अगर सर्विस को हम जैसे एक्सपोर्ट एंड सर्विस, जैसे टीसीएस है, विप्रो है, इनकी जो सर्विसेज हैं बाहर देशों में जो जा रही हैं, इनका और अगर मैं ऐड कर दूं तो ये कहीं और ज़्यादा हो जाएगा। ये केवल एक्सपोर्ट है, जो गुड्स बनाए गए हैं इंडिया में उनका एक्सपोर्ट किया। उसी के साथ दोस्तों 400 अरब डॉलर का ये पहला मील का पत्थर, यानी कि पहला हाईएस्ट एवर गुड्स एक्सपोर्ट है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। मोदी जी ने भी इसे मील का पत्थर बताया है इस उपलब्धि को, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। इससे पहले अगर मैं बात करूं वित्त वर्ष की 2020 से 21 की, तो इंडिया ने जो एक्सपोर्ट किया था वो 292 बिलियन डॉलर यानी कि 292 अरब डॉलर का किया था। अब फाइनल में बात करूं तो ये 400 अरब डॉलर का किया है इस वित्त वर्ष में, ये आपको ध्यान में रखना है, पूछा जा सकता है आपसे। दोस्तों अगर आप पहली बार हमारे जी नौकरी यूट्यूब चैनल पर नए हैं, चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, साथ के साथ बेल आइकॉन जरूर क्लिक करें, जिससे कि मेरी वीडियो की रेगुलर नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो सके। वीडियो पसंद आ रही है लाइक शेयर और अपने वैल्यूएबल कमेंट जरूर करते रहिए दोस्तों अगर इस वीडियो की पीडीएफ फाइल लेना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, क्लिक करके ज्वाइन करके वहाँ से इसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, फरवरी 2022 में भारत ने किस देश के साथ नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर हस्ताक्षर किए। इंग्लिश में बात करूं इसे हम कह देंगे ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस। तो दोस्तों दोनों देशों के बीच साइन हुआ था, किस किस के बीच, तो दोस्तों ये इंडिया और फ्रांस देश के बीच ब्लू इकोनॉमी और ओशियन गवर्नेंस बनाने के लिए ये साइन हुए थे। यानी कि नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर ये हस्ताक्षर किए थे। पूछा जा सकता है एग्जाम में, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। रिसेंटली भारत के जो विदेश मंत्री हैं, एक्सटर्नल मिनिस्टर हैं, इनका नाम है एस जयशंकर, ये इनकी फ्रांस विजिट हुई थी दोस्तों, उसमें इन्होंने ये फ्रांस देश के साथ ब्लू इकोनॉमी एंड ओशियन गवर्नेंस पर दोस्तों साइन किया, हस्ताक्षर किए थे। बेसिकली इस जो मुहिम से क्या होगा, यह साझेदारी महासागरों की बेहतर समझ के लिए समुद्री विज्ञान अनुसंधान में सहयोग की संभावनाओं का पता लगाने में मदद करेगी। तो दोस्तों इससे कई फायदे इंडिया को भी मिलेंगे और फ्रांस देश को मिलेंगे, इसलिए इन दोनों ने ये एग्रीमेंट किया है नीली अर्थव्यवस्था और महासागर शासन पर। किसके साथ? भारत ने फ्रांस देश के साथ। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, जनवरी 2022 में भारत सरकार के मुख्य आर्थिक सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया। तो दोस्तों आप फोटो देख सकते हैं, इनका जो नाम है वी अनंत नागेश्वरम नाम है, और ये भारत के नए यानी कि भारत सरकार के नए मुख्य आर्थिक सलाहकार बन गए हैं दोस्तों, ये आपको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत का कौन सा स्थान है। यानी कि इंडिया मार्केट कैपिटलाइजेशन, जैसे स्टॉक मार्केट, हर देश का स्टॉक मार्केट होता है, उसके आधार पर यानी कि बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में भारत कौन से स्थान पर है। तो दोस्तों भारत की मैं बात करूं तो भारत का जो रैंक है वो 5वां है, ये आपको ध्यान में रखना है। कितने ट्रिलियन डॉलर का स्टॉक मार्केट बना था, यानी कि कैपिटलाइजेशन किया था दोस्तों, ये था 3.6 ट्रिलियन डॉलर, ये आपको ध्यान में रखना है। इंडिया का जो स्टॉक मार्केट है या मार्केट कैपिटलाइजेशन है वो करीब 37% बढ़ के 3.46 डॉलर ट्रिलियन पहुंचा था, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और सबसे बड़े की मैं बात करूं, सबसे बाजार पूंजीकरण के मामले में वैश्विक सूची में नंबर 1 कौन है, तो दोस्तों वो है यूएसए, उसके बाद आता है चाइना, फिर आता है जापान, फिर आता है हांगकांग, उसके बाद आता है इंडिया, यानी कि इंडिया इसमें 5वें स्थान पर है।
अगले क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार परिषद के पूर्णकालिक सदस्य के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? तो दोस्तों फुल टाइम मेंबर बन गए इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल के टू द प्राइम मिनिस्टर, EACPM इसे कहते हैं, जिसकी फुल फॉर्म होती है दोस्तों इकोनॉमिक एडवाइजरी काउंसिल इन टू द प्राइम मिनिस्टर। इसके दोस्तों जो वो पूर्णकालिक सदस्य बन गए या फुल टाइम मेंबर गए, आप फोटो देख सकते हैं। इनका जो नाम है संजीव संजाल नाम है। क्या नाम है दोस्तों? संजीव संजाल नाम है। बेसिकली इनका जो टाइम पीरियड होगा वो 2 साल के लिए इन्हें पूर्णकालिक सदस्य के रूप में बनाया गया है। बेसिकली ये जो इकोनॉमी एडवाइजरी काउंसिल होती है दोस्तों, ये आर्थिक मामलों पर प्रधानमंत्री को सलाह देने के लिए केंद्र सरकार द्वारा गठित एक स्वतंत्र निकाय है। यानी कि ये PM नरेंद्र मोदी को दोस्तों सलाह के रूप में काम करती है। इसमें कमेटी में कई मेंबर होते हैं। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं दोस्तों। फरवरी 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार वर्ष 2021 में किस देश की रिजर्व बैंक सोने का दूसरा सबसे बड़ा खरीदार, सोना होता है दोस्तों गोल्ड, इसका दूसरा सबसे खरीदार बन गया है। यानी कि दोस्तों मैं बात कर रहा हूँ सेंट्रल रिजर्व बैंक की, यानी कि अन्य देशों की, जैसे भारत की RBI है, ऐसी अन्य देशों की रिजर्व बैंक होती हैं दोस्तों। तो सबसे दूसरा बड़ा सबसे खरीदार कौन बन गया है? सोने का। तो दोस्तों ये जो बन गया है ये भारत बन गया है, यानी कि भारत का RBI, ये आपको ध्यान में रखना है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों सेंट्रल बैंक की, जो जिस रिपोर्ट में बताया गया था कि भारत का जो RBI है दोस्तों, इसने सेकंड लार्जेस्ट बायर बनाया गोल्ड खरीदने। इंडिया ने दोस्तों करीब 77.5 मैट्रिक टन्स खरीदा, सोना खरीदा है दोस्तों। RBI भारत की जो रिजर्व बैंक है उसने, ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के साथ सेकंड लार्जेस्ट बायर बन चुका है सोने का खरीदार, ये आपको ध्यान में रखना है। कौन? RBI किसके अंदर आता है? भारत के। तो भारत के जो रिजर्व बैंक है कौन सी है दोस्तों? मेन RBI है। ऐसे ही अन्य देशों की भी होती है। बात करूँ सबसे बड़ा बायर गोल्ड का कौन बना है, किस देश की सेंट्रल बैंक बनी है? तो दोस्तों वो बनी है थाईलैंड की। थाईलैंड नंबर 1 है। थाईलैंड की जो सेंट्रल बैंक है नंबर 1 है, क्योंकि उसने 90 मीट्रिक टन सोना लिया था, बाई किया था दोस्तों। और इंडिया ने कितना किया था? 77.5 मीट्रिक टन्स बाई किया था। इसी के साथ जो भारत है, यानी कि जो RBI है, वो दूसरे पे। पहले पे कौन है? वो सेंट्रल बैंक है दोस्तों, किसकी? थाईलैंड की। ये आपको ध्यान में रखना है। ये हाल ही में जो रिपोर्ट दी थी ये वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल के द्वारा दी गई थी, जिसके जो CEO हैं वो डेविड टेट्स हैं। इसका हेडक्वार्टर लंदन यूनाइटेड किंगडम में स्थित है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में जलवायु से प्रभावित ग्रेट बैरियर रीफ की रक्षा के लिए किस देश ने अरबों डॉलर के पैकेज की घोषणा की? तो दोस्तों आपको पता ही होगा ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है। तो दोस्तों ये स्थित है ऑस्ट्रेलिया में। आप देख सकते हैं दोस्तों ये जो इलाका है ये पूर्वी ऑस्ट्रेलिया में आता है दोस्तों। यहाँ ग्रेट बैरियर रीफ स्थित है दोस्तों। स्टैटिक जीके में पूछ लिया जाता है कि ग्रेट बैरियर रीफ कहाँ स्थित है, दोस्तों अमेरिका देश में स्थित है। और इसी के लिए $1 बिलियन पैकेज की घोषणा की है ऑस्ट्रेलिया ने। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ऑस्ट्रेलिया, ये जो ग्रेट बैरियर रीफ है दोस्तों, ये ईस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। और दोस्तों इसके लिए जो $1 बिलियन जो पैकेज की घोषणा की गई है वो है करीब $700 मिलियन की। $700 मिलियन की घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया गवर्नमेंट के द्वारा। ऑस्ट्रेलिया दोस्तों इसी के तहत एक प्रोजेक्ट भी चला रहा है जिसका नाम है रीफ 2050, यानी कि रीफ 2050 तक जो कोरल लीफ होती है दोस्तों उसको सुरक्षा देना 2050 तक। और इसी के तहत दोस्तों इसकी जो $700 मिलियन की घोषणा की गई है ऑस्ट्रेलिया की गवर्नमेंट के द्वारा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में चर्चित इंडिया एशिया एक्सप्रेस या IEAX इसे कहते हैं अंडर सी केबल है दोस्तों, यानी कि समुद्र के अंदर से केबल जाएगी। किस दूरसंचार कंपनी की परियोजना है? तो दोस्तों ये है जियो की। जियो किसके अंदर आता है? रिलायंस के अंदर, रिलायंस जियो। ये दोस्तों एक न्यू सबसी यानी कि समुद्र के अंदर से एक केबल बना रहा है जिसका नाम है इंडिया एशिया एक्सप्रेस, यानी कि इंडिया से ये एशिया देशों को कनेक्ट करेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इस केबल का जो अंत होगा वो होगा मालदीव का हुलहुमाले, एक शहर है मालदीव का दोस्तों, वहाँ पर ये कनेक्ट किया जाएगा दोस्तों, जिससे कि इंडिया और मालदीव के बीच जो ब्रॉडबैंड सर्विस है वो काफ़ी बेहतर सुधर सके, यानी कि मालदीव देशों में। तो दोस्तों ये इंटरनेट लाइन है जो कि समुद्र के अंदर से निकाली जाएगी। किसके द्वारा? रिलायंस जियो के द्वारा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रिलायंस जियो ने घोषणा की कि वह भारत और सिंगापुर के साथ जोड़ने के लिए मालदीव में नेक्स्ट जेन मल्टी टेराबिट अंडर सी केबल लैंड करेगा। ये आपको ध्यान में रखना है। इससे पहले भारत ने सिंगापुर के साथ भी किया था। अब दोस्तों मालदीव से भारत, मालदीव, सिंगापुर, इन तीनों को इस सबसी केबल से कनेक्ट किया जाएगा। तो दोस्तों ये मुहिम जो लॉन्च की गई है ये जियो के द्वारा की गई है।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 में एक रिपोर्ट के अनुसार बाजरा निर्यात के मामले में भारत विश्व में कौन सा स्थान है? तो दोस्तों मिलेट्स की मैं बात करूं, बाजरा को इंग्लिश में क्या कहते हैं? मिलेट्स। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई थी 2020 से 21 की, बाजरा निर्यात के मामले में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो इंडिया का जो स्थान है वो 5वां स्थान है, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। निर्यात की बात हो रही है दोस्तों, तो भारत 5वां ऐसा देश है जो सबसे ज़्यादा बाजरा या मिलेट्स निर्यात करता है। 2020-21 के मुताबिक इंडिया ने कितना एक्सपोर्ट किया था बाजरा? तो करीब 26.97 मिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट किया था, यानी कि भारत ने सबसे ज़्यादा अन्य देशों में भेजा था। अगर मैं बात करूं दोस्तों, भारत भारत कौन सा देश ऐसा है जिसने सबसे ज़्यादा बाजरा लिया था भारत से? तो दोस्तों वो था नेपाल। नेपाल ने करीब 6.09 मिलियन डॉलर का भारत से क्या खरीदा दोस्तों? बाजरा खरीदा, यानी कि मिलेट्स खरीदा। तो दोस्तों ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगर मैं बात करूं कि सबसे ज़्यादा जो निर्यात करता है वो कौन करता है बाजरे का? वो करता है यूएसए, ठीक है। और भारत 5वां नंबर है। भारत से सबसे ज़्यादा बाजरा किस देश ने खरीदा? तो वो खरीदा था नेपाल ने। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूँ, अगला क्वेश्चन है, जनवरी 2022 में भारत ने किस देश में 150 मिलियन डॉलर का उद्यम पूंजी कोष, जिसे इंग्लिश में हम कहते हैं वेंचर कैपिटल फंड, स्थापित किया? तो दोस्तों ये भारत ने किया था यूएई देश में, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में ये स्थापित किया है भारत ने। कितने मिलियन डॉलर का दोस्तों? ये किया है 150 मिलियन डॉलर का, ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। हाल ही में एक दुबई एक्सपो हुई थी, यानी कि यूएई के एक शहर दुबई में दोस्तों एक दुबई एक्सपो हुई थी, जो कि 1 अक्टूबर 2021 से 31 मार्च 2022 तक, जो कि अभी तक चल रहा है दोस्तों। वहाँ पर एक दुबई एक्सपो आयोजित हुई थी, जिसमें भारत ने एक वेंचर कैपिटल फंड स्थापित किया है दोस्तों, यूएसडी 150 मिलियन का। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। ये एक एक्सपो चल रहा था दोस्तों, उसी में इंडिया ने ये कैपिटल फंड लॉन्च किया है। बेसिकली इस फंड का जो उद्देश्य है वो भारत यूएई स्टार्टअप के विकास को बढ़ावा देने के लिए बेसिकली ये जो वेंचर कैपिटल फंड है 150 मिलियन डॉलर का स्थापित किया गया है। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, मार्च 2022 में भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल किस मंडल में शुरू किया गया? तो दोस्तों मंडल की बात करूं, ये इंडियन गवर्नमेंट का इंडियन रेलवे का पहला फर्स्ट गति शक्ति कार्गो टर्मिनल था दोस्तों, जो कि कमीशन कहाँ किया गया? सबसे पहले मैं डिवीज़न की बात करूं, यानी कि डिवीज़न कौन सा था दोस्तों? मंडल कौन सा था? ये था आसनसोल मंडल, ठीक है। अगर मैं बात करूं कि आसनसोल मंडल के अंदर कहाँ कमीशन किया गया था, यानी कि लॉन्च कहाँ किया गया था? तो दोस्तों ये किया गया था मैथान पावर लिमिटेड एंड थारपार नगर, जो कि झारखंड में स्थित है, जो कि आसनसोल डिवीज़न के अंदर आता है। ये भारतीय रेलवे का पहला गति शक्ति मल्टी मॉडल कार्गो टर्मिनल था। और हमेशा मैंने आपसे कहा है, जो भी कुछ भी पहला हो, कोई भी पुरस्कार हो, कोई भी स्कीम हो, कोई भी टर्मिनल हो, पहला हो, वो हमेशा एग्जाम में पूछा जा सकता है। अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, मार्च 2022 में ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल 500 रैंकिंग 2022 में किस कंपनी ने टॉप किया? तो दोस्तों आप चार्ट में देख सकते हैं दोस्तों, जो नंबर 1 कंपनी है वो है एप्पल। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। रिसेंटली जो एप्पल का ब्रांड फाइनेंस ग्लोबल, यानी कि इसने 355.10 बिलियन डॉलर के साथ ये पहली पोजीशन पर रहा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और अगर मैं बात करूं दुनिया के सबसे मूल्यवान ब्रांडों में, जो दूसरे नंबर पर था वो अमेजोन था, तीसरे पर गूगल था, चौथे पर माइक्रोसॉफ्ट था। इसमें दोस्तों ऐसे ही क्रम बढ़ता गया। ये मूल्यवान, यानी कि सबसे मूल्यवान ब्रांड कौन सा है वर्ल्ड में? वो दोस्तों वो है एप्पल का। कितने का? 355.10 बिलियन डॉलर के साथ ही पहले स्थान पर कायम है ये कंपनी। ये आपको ध्यान में रखना दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। फरवरी 2022 तक देश में कितने बिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन हुआ? तो दोस्तों खाद्यान्न आपसे पूछ लिया जाता है फूड ग्रेन, इंग्लिश में बात करें फूड ग्रेन को कहते हैं दोस्तों, खाद्यान्न को कहते हैं फूड ग्रेन। तो अगर मैं बात करूं फरवरी 2022 तक कितने बिलियन टन रिकॉर्ड खाद्यान्न उत्पादन किया गया? तो दोस्तों ये जो किया गया, ये हाल ही में एक सूची आई थी मुख्य फसलों के उत्पादन का दूसरा अग्रिम उत्पादन 2021 से 22। तो दोस्तों इसमें फरवरी 2022 तक बताया गया था 316.06 मिलियन टन। ये आपको ध्यान में रखना है। ये फरवरी 2022 तक हाल ही में कुल खाद्यान्न उत्पादन हुआ है। खाद्यान्न में दोस्तों 2 टाइप के होते हैं, एक खाद्य फसलें होती हैं, एक अखाद्य फसलें होती हैं। जैसे खाद्य फसलें चावल हो गया, गेहूँ हो गया, मोटे अनाज हो गया, मक्का हो गया, दलहन, ये सब खाद्य फसलों में आती है। और जो अखाद्य फसलें हैं दोस्तों, उसके अंदर तिलहन आती है, मूंगफली आती है, सोयाबीन आती है, रैपसीड, सरसों आती हैं दोस्तों, जिनसे तेल भी निकाला जाता है। जैसे तिलहन से तेल भी निकाला जाता है, मूंगफली का तेल भी होता है। तो ये अखाद्य
फसलों के अंदर आती हैं दोस्तों। तो दोस्तों इन्हें मिलाकर कुल खाद्यान्न जो उत्पादन हुआ था वो 316.06 मिलियन टन का हुआ था। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली ये जो आंकड़े थे ये एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री के द्वारा ये हाल ही में निकाले गए थे, जिसके मंत्री हैं दोस्तों नरेंद्र सिंह तोमर। ये भी आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। जनवरी 2022 में भारत द्वारा किस देश को विदेशी मुद्रा संकट से उबरने हेतु 900 मिलियन डॉलर की सहायता प्रदान की गई? तो दोस्तों ये प्रदान की गई श्रीलंका देश को। इंडिया ने सपोर्ट किया है दोस्तों जो फॉरेक्स क्राइसिस होता है, यानी कि फॉरेक्स का मतलब है जो बाहर विदेशी मुद्रा होती है दोस्तों, उसके संकट से, यानी कि श्रीलंका पे क्या है विदेशी मुद्रा कम है दोस्तों, उसी संकट से उबरने के लिए भारत ने श्रीलंका को कितने दिया? 900 बिलियन डॉलर की सहायता दी है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। वर्तमान में श्रीलंका के पास आयात भुगतान के लिए डॉलर की कमी हो गई है, जिसके कारण वह सभी आवश्यक वस्तुओं की कमी का सामना कर रहा है। और इसी के लिए दोस्तों भारत ने 900 मिलियन डॉलर में श्रीलंका के साथ 400 मिलियन डॉलर की मुद्रा की अदला बदली भी की है। यानी कि भारत ने जो 900 मिलियन डॉलर की सहायता दी है उसमें दोस्तों 400 मिलियन डॉलर की दोनों ने अपनी मुद्रा, यानी कि इंडिया की जो मुद्रा है और श्रीलंका की मुद्रा, उनका हेर फेर भी किया है, यानी कि उनकी अदला बदली भी की है। तो हाल ही में भारत ने श्रीलंका को 900 मिलियन डॉलर की विदेशी मुद्रा संकट से उबरने हेतु सहायता की है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2022 में भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन के तहत कितने मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया है? तो इंडिया ने दोस्तों कितने का किया है? 29.9 मिलियन डॉलर का भुगतान किया है। यानी कि दोस्तों यूनाइटेड नेशन जैसे भारत का बजट होता है, ऐसे ही इनके यूएन का भी बजट बनता है दोस्तों, और उसके आंकलन के लिए भारत ने पे किया है 29.9 मिलियन डॉलर का। ये आपको ध्यान में रखना है। भारत ने वर्ष 2022 के लिए संयुक्त राष्ट्र के नियमित बजट आकलन के तहत 29.9 मिलियन अमेरिकी डॉलर का भुगतान किया जा चुका है। यानी कि इंडिया ने अपना जितना भी बकाया है यूएन की तरफ वो सबरा निकाल दिया है, सारा निकाल दिया दोस्तों। इंडिया प्राउड टू पे अगेन इन फुल, यानी कि इंडिया ने अपना पूरा भुगतान कर चुका है दोस्तों। तो हाल ही में इंडिया ने बजट आकलन के लिए, यानी कि संयुक्त राष्ट्र का बजट आकलन के लिए 29.9 मिलियन डॉलर की राशि चुकाई। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2022 में किस संस्था द्वारा फिनटेक विभाग की स्थापना की गई? दोस्तों फिनटेक विभाग एक फिनटेक डिपार्टमेंट है जिसकी स्थापना हाल ही में की है रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया या आरबीआई ने की है। ये आपको ध्यान में रखना है। और इसी के हाल ही में फिनटेक विभाग के जो हेड बनाए आरबीआई ने, वो अजय कुमार चौधरी को बनाया। बेसिकली इस फिनटेक विभाग का उद्देश्य क्या होता है? बेसिकली फिनटेक इनोवेशन पर जोर देना और जो मार्केटिंग है दोस्तों उसके क्षेत्र में नवाचार को बढ़ावा देना, और जो जितनी भी चुनौतियां होती हैं इनसे जुड़ी और अवसरों की पहचान होती है दोस्तों, उनका चुनौतियों का समाधान करना बेसिकली ये फिनटेक विभाग का काम है दोस्तों। इसलिए इसी के उद्देश्य से आरबीआई ने फिनटेक विभाग की स्थापना की है और इसकी जिम्मेदारी आरबीआई ने किन्हें दी है? अजय कुमार चौधरी, जो कि अजय कुमार चौधरी को फिनटेक डिपार्टमेंट के हेड के रूप में चुना गया है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2022 में प्रकाशित आर्थिक सर्वेक्षण 2021 से 22 की थीम क्या थी? तो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पूछा जा सकता है। इकोनॉमी सर्वे जो कि हुआ था हाल ही में दोस्तों, जनवरी लास्ट में दोस्तों इकोनॉमिक सर्वे पेश किया जाता है किसके द्वारा? वित्त मंत्रालय के द्वारा। प्रतिवर्ष आपको स्टैटिक जीके में भी मिलेगा दोस्तों कि आर्थिक सर्वेक्षण प्रतिवर्ष कौन प्रकाशित करता है? तो दोस्तों वित्त मंत्रालय के द्वारा ही प्रकाशित किया जाता है। और हाल ही में इकोनॉमिक सर्वे 2022 आया, किसके द्वारा निकाला गया? फाइनेंस मिनिस्ट्री के द्वारा। और दोस्तों इसकी थीम क्या रही थी? तो दोस्तों पूछा जा सकता है एग्जाम में, इसकी जो थीम रही थी वो रही थी त्वरित दृष्टिकोण। इसे इंग्लिश में हम कहते हैं एगाइल अप्रोच। ये आपको ध्यान में रखना है, त्वरित दृष्टिकोण इसकी थीम थी। इंग्लिश में बात करूं तो एगाइल अप्रोच इसे हम कह दें। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2022 में वर्ष 2021 का विश्व का सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज कौन बन गया है? तो दोस्तों वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेरिवेटिव एक्सचेंज बन गया है लगातार तीसरे सालों में। तो दोस्तों ये बन गया है एनएसई, यानी कि नेशनल स्टॉक एक्सचेंज बन गया है। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। निफ्टी 50 इसके अंदर आती है दोस्तों, ग्रुप है, यानी कि निफ्टी 50 में 50 कंपनी होती है दोस्तों। और नेशनल स्टॉक एक्सचेंज जो कि लगातार तीसरी सालों से सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज है, जो दोस्तों पैसों की लेन देन करता है दोस्तों, उसे डेरिवेटिव करते हैं। और इससे जुड़ा हुआ जो एक्सचेंज होता है उसे एक्सचेंज कहते हैं। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। कैश इक्विटी क्या होता है? जो कैश में खरीदारी करते हैं दोस्तों स्टॉक मार्केट में, उसके हिसाब से इंडिया की जो रैंक है वो चौथी है दोस्तों। ये आपको ध्यान में रखना है। हाल ही में एक डाटा दिया गया था फ्यूचर इंडस्ट्री एसोसिएशन के द्वारा, उस आधार पर इंडिया का जो एनएसई है दोस्तों, नेशनल स्टॉक एक्सचेंज है, वो लगातार तीसरे साल सबसे बड़ा डेरिवेटिव एक्सचेंज बना हुआ है। और कैश इक्विटी में इंडिया की जो रैंक है वो 4th है।
अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, वर्ल्ड इकोनॉमी लीग टेबल के 13वें संस्करण के अनुसार चीन कब तक डॉलर के मामले में दुनिया की शीर्ष अर्थव्यवस्था बन जाएगा। तो दोस्तों चाइना की बात हो रही है। हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल का एक रिपोर्ट आई थी दोस्तों, जिसके आधार पर चीन को बताया गया था ये दुनिया की शीर्ष अवस्था बन जाएगी। तो दोस्तों ये बताया गया था 2030 तक, ये आपको ध्यान में रखना है। करंटली जो लार्जेस्ट इकोनॉमी है वो यूएसए के चल रही है, लेकिन इस रिपोर्ट में बताया गया था कि चाइना यूएसए को ओवरटेक यानी कि 2030 में ओवरटेक कर लेगी और सबसे बड़ी इकोनॉमी के रूप में उभरेगी। ये आपको ध्यान में रखना है। इसमें दोस्तों भारत के बारे में बताया गया था कि भारत 2022 में फ्रांस और 2023 में ब्रिटेन से आगे निकलकर दुनिया की छठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था के रूप में अपना फिर से स्थान हासिल कर लेगा। बेसिकली कोरोना आ गया, इस वजह से कुछ देशों की जो अर्थव्यवस्था है वो पिछड़ गई दोस्तों, और फिर ये रिपोर्ट आई है सामने हाल ही में मार्च में दोस्तों। इस हिसाब से भी दोस्तों दोबारा जो अर्थव्यवस्था है वो धीरे धीरे देशों की, कोरोना से जो देश उभरे हैं उनकी अर्थव्यवस्था बन रही है। और दोस्तों कुछ अर्थव्यवस्था पर इम्पैक्ट इंडिया का भी पड़ा था। इंडिया का भी जो रैंक है वो डाउन हो गई थी, लेकिन फिर से ये 2022 और 23 में दोनों से आगे निकल जाएगी, यानी कि फ्रांस और ब्रिटेन से भी। और लास्ट में दोस्तों अर्थव्यवस्था के रूप में ये अपना छठा स्थान भी ग्रहण कर सकती है। ये किसके मुताबिक? ये हाल ही में वर्ल्ड इकोनॉमिक लीग टेबल की एक रिपोर्ट आई थी, उसके आधार पर। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, भारत के इस देश को पीछे करके 2030 तक एशिया की दूसरी बड़ी अर्थव्यवस्था हो जाएगी। तो दोस्तों एक रिपोर्ट आई है जिसका नाम है इंफॉर्मेशन हैंडलिंग सर्विस मार्केट रिपोर्ट 2022। इसमें कहा गया कि इंडिया जापान को पीछे छोड़कर एशिया की वर्ष 2030 में, किसको छोड़कर? जापान को छोड़कर, जापान को भी पीछे छोड़कर एशिया की सेकंड लार्जेस्ट यानी कि दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगी। कब तक? 2030 का। ये आपको ध्यान में रखना। हाल ही में रिपोर्ट आई थी, इंपॉर्टेंट रिपोर्ट थी दोस्तों। और एशिया की नंबर 1 इकोनॉमी आपको पता ही है दोस्तों, वर्ल्ड की अभी करंटली दूसरी इकोनॉमी है चाइना की, और एशिया की नंबर 1 इकोनॉमी है। और दोस्तों दूसरी जो चल रही है वो जापान की चल रही है। एशिया में अगर मैं बात करूं दोस्तों, एशिया में दूसरी इकोनॉमी जापान की है दोस्तों। और इंडिया की उम्मीद बताई जा रही है इस रिपोर्ट के अनुसार कि भारत 2030 तक एशिया की दूसरी सबसे बड़ी इकोनॉमी बन जाएगा। ये आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। और बेसिकली इसकी रिपोर्ट में ये भी बताया गया कि जो भारत की जीडीपी थी 2021 के अनुसार 2.7 ट्रिलियन डॉलर से 2030 तक जो फासला लेगी, यानी कि भारत जो जापान को पछाड़कर 2030 में दोस्तों सेकंड लार्जेस्ट इकोनॉमी बन जाएगी एशिया की। तो दोस्तों एशिया जब इंडिया की होगी 8.4, अभी इंडिया की कितनी चल रही है? लगभग 2.7 ट्रिलियन डॉलर। अगर जब ये दूसरी बनेगी तो दोस्तों तब होगी इंडिया की 8.4 ट्रिलियन डॉलर। ये भी आपको ध्यान में रखना है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की बात करूं, उत्तर प्रदेश के किस जिले में देश के पहले इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम का अनावरण किया है? दोस्तों भारत का पहला, मैं हमेशा कहता हूं कि जो भी पहला आ जाए वो हमेशा इंपॉर्टेंट होता है एग्जाम के लिए। तो दोस्तों भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है दोस्तों, ये कहाँ खोला गया है? ये खोला गया गाजियाबाद जिले में। ये आपको ध्यान में रखना, गाजियाबाद में खोला गया है। ये दोस्तों एक ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे, आप देख सकते हैं फोटो में दोस्तों, गुजरात से मेरठ की तरफ चलता है दोस्तों। ये गाजियाबाद से मेरठ की तरफ चलता है। और हाल ही में जो भारत के जो सड़क मंत्री हैं, हाईवे मिनिस्टर हैं, वो है नितिन गडकरी। उन्होंने दोस्तों इस हाईवे पर इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम लॉन्च किया। ये आपको ध्यान में रखना है। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, यानी कि सेंसर लगाए जाएंगे दोस्तों, जिसमें बताया जाएगा जैसे हाईवे पर कोई एक्सीडेंट हो जाता है या कुछ आकस्मिक कोई चीज़ घटित हो जाती है, तो उसका उस सेंसर की मदद से दोस्तों एम्बुलेंस भेजी जाएगी। डिटेक्ट, यानी कि जो सेंसर है वो डिटेक्ट कर लेगा कि रोड पे आखिर क्या चल रहा है, तो दोस्तों वो इन्फॉर्मेशन टीम को भेजा जाएगा। तो दोस्तों इस हिसाब से भारत का पहला इंटेलिजेंट ट्रांसपोर्ट सिस्टम है, जो कि विदेशों में पहले ही विकसित है, इंडिया में थोड़ा बाद में आ रहा है। तो दोस्तों बहुत अच्छी चीज़ हो रही है दोस्तों। आप देख सकते हैं दोस्तों, ये 6 लेन का ईस्टर्न पेरिफेरल एक्सप्रेस वे है दोस्तों। ये डासना से गाजियाबाद तक ये लॉन्च किया गया है दोस्तों। और ये जो प्रणाली होती है, ये यातायात की समस्याओं को कम करने और यात्रियों की सुरक्षा में सुधार करने के उद्देश्य से लॉन्च किया गया है। कहाँ? गाजियाबाद में। अगले क्वेश्चन की मैं बात, जनवरी 2022 में किस राज्य में सबसे अधिक बेरोजगारी देखी गई? तो दोस्तों सबसे बड़ी बेरोजगार की मैं बात करूं तो दोस्तों ये पाई गई हरियाणा राज्य में। हाल ही में एक रिपोर्ट आई थी सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी की दोस्तों। इसकी रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में करीब 23.4% के साथ सबसे ज़्यादा अनएम्प्लॉयमेंट रेट यहाँ चल रहा है। अगर मैं बात करूँ सबसे कम बेरोजगारी दर कहाँ पाई गई,
तो दोस्तों ये पाई गई तेलंगाना राज्य में। तेलंगाना के जो सीएम है के चंद्रशेखर राव हैं, जो कि मेरे फेवरेट सीएम है दोस्तों। 0.7% के साथ ये सबसे भारत का सबसे कम राज्य वाला या सबसे कम अनएम्प्लॉयमेंट वाला राज्य बन गया। अगर मैं बात करूं भारत की, तो भारत में जनवरी 2022 में जो अनएम्प्लॉयमेंट रेट रहा वो 6.57% रहा दोस्तों। ये जनवरी मंथ की ये बेरोजगारी दर थी, जो कि मैंने आपको बताई दोस्तों। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। मार्च 2022 में सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में भारत कौन से स्थान पर रहा? विदेशी मुद्रा भंडार को इंग्लिश में कहते हैं फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व। ये मार्च 2022 का आंकड़ा है दोस्तों। अगर इसमें बात करूं इंडिया की, तो इंडिया की इसमें रैंक आई 5वीं। कौन सी आई? 5वीं रैंक आई। और इसमें जो टॉप किया वो चीन देश ने टॉप किया, ये आपको ध्यान में रखना है। अगर मैं क्रम से बताऊं तो चाइना, उसके बाद जापान, उसके बाद स्विट्जरलैंड, उसके बाद रशिया, फिर है इंडिया 5वें नंबर पर। सर्वाधिक विदेशी मुद्रा भंडार की सूची में 5वें स्थान पर कौन है? इंडिया। पहले स्थान पर कौन है? चाइना। ये आपको ध्यान में रखना है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, जनवरी 2022 में किस केंद्रीय मंत्रालय ने इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन लॉन्च किया है? तो दोस्तों ये जो किया है ये सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय के दौरान लॉन्च किया है, जिसके वर्तमान में मंत्री हैं अश्वनी वैष्णव। बेसिकली इसका मिशन जो इंडिया सेमीकंडक्टर मिशन है, इसका जो उद्देश्य है भारत को इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण और डिजाइन में वैश्विक केंद्र के रूप में उभरने के लिए पारिस्थितिकी तंत्र को प्रदर्शित करने के उद्देश्य से इस मिशन की स्थापना की गई है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं दोस्तों, बजट 2022 में घोषित पर्वतमाला जो योजना थी, जो स्कीम थी, उसका उद्देश्य क्या था? ये आपको मैं बता चुका हूं दोस्तों, लेकिन इकोनॉमी में ये बात करना बहुत जरूरी है इसके बारे में। तो दोस्तों ये एक योजना आई थी जिसका नाम था पर्वतमाला स्कीम, या इसे हम कहते हैं नेशनल रोपवे डेवलपमेंट प्रोग्राम। आप देख सकते हैं दोस्तों ये रोपवे केबल कार है दोस्तों। बेसिकली इसमें इसका यूज़ किया जाएगा, यानी कि जैसे वैष्णो देवी हो गई, उसमें भी जो ऊंचे ऊंचे पहाड़ी स्थान पर जैसे उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, इनमें जो हिली स्टेट है, इनमें दोस्तों रोपवे यानी कि जो केबल कार है उनका यूज़ किया जाएगा, और उसी के लिए नाम दिया गया पर्वतमाला। बेसिकली पहाड़ियों में परिवहन में इसे कह दूं तो अतिशयोक्ति ना होगी, तो इसका जो सही आंसर है वो पहाड़ियों में परिवहन है। बेसिकली ये जो योजना लॉन्च की थी, बजट में लॉन्च की गई थी एफएम यानी कि फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण के द्वारा। यह योजना हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड, जम्मू कश्मीर, उत्तर पूर्व जैसे क्षेत्रों के लिए शुरू की जाएगी, ताकि पहाड़ियों में परिवहन और कनेक्टिविटी की एक आधुनिक प्रणाली की सुविधा मिल सके। ये आपको ध्यान में रखना, पूछा जा सकता है। अगले क्वेश्चन की मैं बात करूं, फरवरी 2022 में केंद्रीय बजट 2022 से 23 में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण द्वारा एक नई पीएम डिवाइन योजना लॉन्च की गई। इसका संबंध किससे है? तो दोस्तों इसका जो संबंध है वो उत्तर पूर्वी भारत से, यानी कि नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट से है दोस्तों। इसकी जो पूरी फुल फॉर्म होती है पीएम डिवाइन स्कीम की, वो होती है प्राइम मिनिस्टर डेवलपमेंट इनिशिएटिव फॉर नॉर्थ ईस्ट। बेसिकली इसका जो उद्देश्य है, जो मिजोरम राज्य में जो बम्बू लिंक रोड्स होती हैं दोस्तों, वहाँ जो रोड्स होती हैं वो बम्बू की रोड्स होती हैं, यानी कि उससे रोड्स बनाई जाती हैं, और उसी के लिए बेसिकली बुनियादी ढांचे के लिए और ज़रूरत आधारित सामाजिक विकास के लिए दोस्तों ये फंड इसमें दिया जाएगा। इसमें मिजोरम के साथ साथ जो नॉर्थ ईस्टर्न है, यानी कि 7 राज्य हैं दोस्तों, उनके लिए विकास के लिए भी इसमें फंड रखा जाएगा। इस स्कीम का नाम है पीएम डिवाइन स्कीम। बेसिकली जो नॉर्थ ईस्ट को ज़रूरत है उस हिसाब से इस स्कीम में फंड निर्धारित किया जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, फरवरी 2022 में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन ने भारत सरकार, ओडिशा सरकार और कर्नाटक सरकार के साथ रिवार्ड परियोजना के लिए हाथ मिलाया है? तो दोस्तों इस प्रोग्राम का क्या नाम है? रिवार्ड योजना है दोस्तों, जिसकी फुल फॉर्म होती है रिजनवेटिंग वाटरशेड फॉर एग्रीकल्चर रेजिलेंस थ्रू इनोवेटिव डेवलपमेंट प्रोग्राम। और दोस्तों ये बेसिकली किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन, यानी कि दोस्तों ये जो अंतर्राष्ट्रीय संगठन है ये दोस्तों वर्ल्ड बैंक है। वर्ल्ड बैंक ने दोस्तों भारत सरकार, साथ के साथ उड़ीसा सरकार और कर्नाटक सरकार के लिए इस परियोजना, रिवार्ड परियोजना के लिए हाथ मिलाया है। ये आपको ध्यान में रखना है। और दोस्तों इन तीनों ने डील्स की है दोस्तों किससे? वर्ल्ड बैंक से। कितने का दोस्तों? $115 मिलियन का। तो $115 मिलियन कौन देगा? वर्ल्ड बैंक देगा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को, उड़ीसा को और कर्नाटका को दोस्तों, इस विकास पे काम करने के लिए, इस परियोजना पर काम करने के लिए। बेसिकली अभिनव विकास के माध्यम से कृषि, बेसिकली ये जो रिवार्ड परियोजना है ये कृषि विकास को बढ़ावा देने के लिए, और इसका जो वाटरशेड है दोस्तों उसका कायाकल्प के लिए दोस्तों ये ऋण दिया जाएगा वर्ल्ड बैंक के द्वारा। अगली वीडियो के साथ एक बार फिर मैं हाजिर होऊंगा। बहुत बहुत धन्यवाद।